हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आज आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है, तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराया जाएगा, और अगर आप इसको देख करके चले आते हैं तो आपका 20 से 30 नंबर तो इसी से ही पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का परावर्तन हो या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों के ही दो नियम होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ की होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर उसकी फोकस दूरी की होती है, तो एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन 2। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, आधी, यानी कि फोकस दूरी की आधी होती है, तो फोकस दूरी की आधी ये नहीं हो गई, ये तो त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे दे रहा है बराबर, बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुगुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर भट्टियों में जो दर्पण यूज होता है वो है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर होता है, जबकि साइड मिरर के रूप में वाहनों में जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। और डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, डॉक्टर कान नाक का डॉक्टर, तो वो भी अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला नहीं है, इनमें से कौन सा मिरर फॉर्मूला नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए नंबर में है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बी नंबर में है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। और सी नंबर में है 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। तो जैसे हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाता है 1/f। ये यहाँ पे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 5 का सी, सॉरी 5 का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू हो जाता है 1/f। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट दिया हुआ नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर हो, यानी कि आर दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर, और इसका फोकस दूरी, तो एफ इक्वल टू जानते हैं हम लोग आर अपॉन 2 होता है, यानी कि 36/2 18 होना चाहिए। लेकिन बोल रहा है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे -18 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। तो ये कब होता है? जब यहाँ पे उत्तल दर्पण रहता है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या होती है? पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल होती है, तो हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बोल रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ बोल रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, और सी नंबर में है दोनों। तो आप अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁵ मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁵ कितना होता है? 3 लाख होता है। तो ये ए नंबर भी सही है। उसके बाद 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये भी सही है। कहने का मतलब इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे जितना भी
क्वेश्चंस बताया रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे बुक को बिल्कुल अच्छी तरह से देख करके तब बनाया गया है क्वेश्चन। तो हीरा का अपवर्तनांक 8 नंबर में पूछा रहा है, हीरा का अपवर्तनांक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.42। 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जो अपवर्तन से है कि परावर्तन से है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। 9 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन से। स्नेल का नियम जो संबंधित है वो अपवर्तन का दूसरा नियम से है। अपवर्तन में जैसे कि जानते हैं 2 नियम होता है तो उसका दूसरा नियम से प्रकाश का अपवर्तन संबंधित है। नेक्स्ट है प्रिज्म का अपवर्तक कौन होता है? प्रिज्म का अपवर्तक कौन होता है? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/मीटर। 1/मीटर को मीटर पे पावर -1 भी लिखा जाता है, मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है 1/मीटर। तो ध्यान रखेंगे, अगर 1/मीटर नहीं रहे तो लास्ट में आपको लगाना है डायोप्टर, लेकिन अगर 1/मीटर दिया हुआ रहे तो 1/मीटर या मीटर इनवर्स ही आपको टिक करना है, उसी पर गोला करना है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा 1/मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र गोलक का व्यास यानी कि आई बॉल जो होता है उसका व्यास होता है, तो यहाँ पे 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यूनिट पर जरूर ध्यान रखेंगे। सेंटीमीटर में होगा यूनिट यानी कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, इसको आप 0.25 मीटर भी कह सकते हैं। आप इसको 0.25 मीटर भी कह सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाती है 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयुक्त होता है, तो बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जो निकट के लिए क्या होता है और दूर के लिए क्या होता है। तो निकट में देखेंगे, निकट में 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर का जो आंसर हो जाएगा वो 4 अक्षर के साथ हो जाएगा। वहीं पे अगर दूर की बात करें तो दूर में 2 ही अक्षर है, द और र, तो ये 2 अक्षर है, तो इसके आगे 3 अक्षर के साथ इसका मेल हो जाएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष अगर पूछा जाए तो इसका उपचार के लिए होता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग पहले देख लेते हैं कौन कौन है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है RBG। RBG यानी कि रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन ये प्राथमिक कलर होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रेड दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, यहाँ ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ ब्लू दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं होता है, यानी कि ब्लैक प्राथमिक रंग नहीं होता है, जबकि प्राथमिक रंग होता है रेड यानी कि लाल, ब्लू यानी कि नीला, और ग्रीन यानी कि हरा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर का मान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी कि जिस वर्ण का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसी का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं लाल का तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा होता है। विब ग्योर जो हम लोग याद रखे हैं, तो सबसे कम होता है वायलेट का यानी कि बैगनी का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैगनी। 17 नंबर का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रिज्म में कितने सतह होती है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो ध्यान रखना है 5। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। नेक्स्ट है आवेश के परिमाण का SI मात्रक होता है। आवेश के परिमाण का SI मात्रक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कूलम। आवेश के परिमाण का SI मात्रक हो जाता है कूलम, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है। 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है, तो यहाँ पे 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट है समांतर क्रम में डैश को जोड़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर क्रम में डैश को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी कि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है।
नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक बोला जाए तो ओम, इन प्रतिरोधकता बोल रहा है तो ओम मीटर, जबकि ये है एम्पियर मीटर, यानी कि ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, जबकि प्रतिरोध को पूछा जाए तो ओम हो जाएगा। और आवेश का पूछा जाएगा अन्य मात्रक तो ये एम्पियर मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि 22 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्ट मीटर, अगर यहीं पे श्रेणी क्रम में बोला जाएगा तो आमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.2 जूल। 4.2 जूल या 4.20 जूल, एक ही चीज़ है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है किलोवाट आवर यानी कि KWH मात्रक है। KWH यानी किलोवाट आवर मात्रक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा का, एनर्जी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। KWH जो मात्रक है किलोवाट घंटा, वो ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 0.36 मल्टीप्लाई 10⁻7 जूल, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5 जूल, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन में रहता है वो ज़्यादातर बी नंबर रहता है, ये सारा ऑप्शन में नहीं रहता है। कहने का मतलब है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए नंबर और सी नंबर के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल, लेकिन आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम में क्या नहीं होता है। नाइक्रोम में क्या नहीं होता है तो नाइक्रोम में निकेल होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है, जबकि कोबाल्ट नहीं होता है। नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम, लोहा ये सब होता है, लेकिन कोबाल्ट नहीं होता है। नाइक्रोम इस तरह से NiCHROME, यानी N से हो गया निकल, I से आयरन, क्रोम से क्रोमियम, क्रो से क्रोमियम और M से मैग्नीज, ये चारों चीज़ इसमें पाया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है, तो आप सभी जानते होंगे विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, तो विद्युत धारा आई इक्वल टू होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि क्यू हो जाएगा 450 अपॉन टी 15, तो ये मिनट में है, इसको अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 450 बटे 15 गुना 60 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 या 45, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है, इस्पात का उपयोग डैश चुंबक बनाने में किया जाता है। इस्पात का उपयोग, तो ध्यान रखेंगे इस्पात का उपयोग जो होता है वो अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति है। विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति, यहाँ पे मापने वाली युक्ति नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति यानी कि डिवाइस होती है। आगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 का डी नंबर, यानी कि विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट है घरों में विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है घरों में विद्युत आपूर्ति की, वो कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है हर्ट्ज, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूतार या अर्थ वायर जिसको अर्थिंग बोलते हैं सामान्यतः किस रंग का होता है। भूतार
या अर्थ वायर सामान्यतः किस रंग का होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरा होता है। आगे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर। आगे पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को, यानी कि 35 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो जिस तरह से किलोवाट आवर मात्रक था ऊर्जा का, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मात्रक है ऊर्जा का ही, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है सीएनजी का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है सीएनजी का? तो ध्यान रखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीएनजी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, यानी कि 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चूना जल, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि CaOH होल 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो यहाँ पे 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि 7 से जो नीचे होता है वो अम्लीयता दर्शाता है, और 7 से ऊपर वो हो जाता है क्षारीयता, यानी कि भस्मीयता दर्शाता है। तो ध्यान रखेंगे पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक ही इस स्केल में वैल्यू होता है। इसका जो खोज किया था वो किया था सोरेनसन ने, किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इसका जो आविष्कार किया था वो कौन किया था? सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी नंबर, यानी कि C6H12O6। ध्यान रखेंगे सुक्रोज फ्रुक्टोज जितने भी ग्लूकोज का टाइप है, चीनी का टाइप है, शुगर का, वो C6H12O6 ही उसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है, पेट्रोलियम गैस एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, तो ध्यान रखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है, यानी कि मुख्य अवयव जो है वो ब्यूटेन होता है। 42 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एथिल मरकैप्टन का सूत्र है, एथिल मरकैप्टन का सूत्र है, तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C2H5SH, C2H5SH इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका में एसिटिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरका में एसिटिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 to 8%, यानी कि 6 से 8%। अगला विटामिन सी में उपस्थित अम्ल है, तो विटामिन सी में जो उपस्थित अम्ल है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 45 का सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो मेटल है वो इनमें से क्या है? तो वो है पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परबल अम्ल का उदाहरण नहीं है, यानी कि परबल अम्ल इनमें से कौन सा है? कहने का मतलब दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ पे 47 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2CO3 ये आपका दुर्बल अम्ल है, यानी कि परबल अम्ल का उदाहरण नहीं है। आगे मुंह का पीएच डैश से कम नहीं होना चाहिए, तो मुंह का पीएच कितना रहना चाहिए? तो जनरली रहना चाहिए नॉर्मल पीएच वो 5.5 रहना चाहिए, यानी कि मुंह का पीएच 5.5 होना चाहिए। 48 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाता है? तो यहाँ पे 49 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4। रक्त का पीएच मान जो हो जाता है वो 7.4 हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खाने का सोडा का सूत्र है, खाने का सोडा का सूत्र है, तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाने का सोडा का सूत्र है, तो 50 का ए नंबर हो जाएगा, यानी NaHCO3, NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने का सोडा का। नेक्स्ट